हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे पितृदोष पर। अगर हम नॉन बिलीवर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी एक फेयर बेस्ड मनी मेकिंग टूल है, जिसमें एक इंसान जो एक बुरे समय से निकल रहा है या जल्दी डर जाता है उसको डरा के उससे पैसे निकलवाए जाते हैं। और इसमें मेन टूल्स होते हैं पितृदोष, साढ़े साती, मांगलिक, ढैया ऐसे वर्ड्स यूज़ करके या काल सर्प ऐसे वर्ड्स यूज़ करके पैसे निकलवाने ईज़ी हो जाते हैं, है ना? और अगर हम लॉजिकली सोचें, तो जब हम पितृदोष की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हमारे एंसेस्टर्स हमसे खुश नहीं हैं। ऐसा क्यों होगा? मैं जितनी भी नाराज़ हूँ अपने बेटे से, मैं अपनी नाराज़गी में भी उसका बुरा कभी नहीं चाहूँगी। तो अगर लॉजिकली देखा जाए, तो पितृदोष जैसा कुछ भी कैसे हो सकता है? हमारे एंसेस्टर्स कभी भी हमारा बुरा कैसे चाह सकते हैं? वो जितने भी गुस्सा हों, वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं। वो हमारे काम कभी रुकने नहीं देंगे। पर ऐसा नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी एक प्योर साइंस है, जिसमें हम कार्मिक अकाउंट्स को देखते हैं, क्योंकि हमारा जो चार्ट हमें मिलता है वो पिछले कैरी फॉरवर्ड कर्मास की वजह से मिलता है। तो इसका मतलब है जो हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, इफ प्रोड्यूस्ड बाय नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड एंड सन, इन वजहों से अगर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो उसको पितृदोष का नाम देते हैं, सिंपल। और इसमें कोई भी टेक्निकल बात नहीं है। पुराने कर्म के साथ साथ हो सकता है कई इंसान नए कर्म क्रिएट करें, जैसे कि उनके लीनेज में, उनके एंसेस्ट्री में बहुत बुरे काम किए गए हों, सोसाइटी को बहुत तंग किया गया हो, हैवी बर्डन हो, तो वो बर्डन कई लीनिएज को उठाना पड़ता है। या आपने खुद से अपने एंसेस्टर्स की या अपने फादर या मदर को डिसरिगार्ड या डिसरिस्पेक्ट किया है, तो एक बर्डन है जो अब आपके ऊपर आ गया है। आपने उनका तर्पण या क्रियाक्रम, लास्ट राइट्स अच्छे से नहीं किए हैं। उनकी खुद की, एंसेस्टर्स की खुद की अनफुलफिल्ड डिज़ायर रह गई हो, डीप डिज़ायर रह गई हो, ये भी इस अकाउंट के थ्रू नज़र आती है। जो वो डिज़ायर हमसे किसी तरह से पूरी करवाना चाहते हैं वाया लीनिएज। अब ऐसे दोष के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? जैसे कि एक फैमिली में बहुत सारे बच्चों के आगे शादियां नहीं होनी, या शादी हो रही हैं तो डाइवोर्सेस हो रहे हैं। शादी हो रही है तो आगे बच्चे नहीं हो रहे हैं, लीनिएज नहीं बढ़ रही है। मल्टीपल मिसकैरेजेस होना, कंसीव नहीं कर पाना। आई डोंट सब्सक्राइब टू सच थिंकिंग पैटर्न्स, पर ये भी बोला जाता है या किसी के खाली फीमेल चाइल्ड होना, उसको भी पितृदोष की कैटेगरी में लेते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाने, बहुत सारी मेहनत करना और काम फिर भी नहीं हो पाना, ये सब पितृदोष की कैटेगरी में आता है। अब नाइन्थ हाउस की अफ्लिक्शन, या हम एक और घर की बात करेंगे, उसकी अफ्लिक्शन इन कनेक्शन कौन से हाउस के साथ हो रही है, वो हमें बताता है कि कार्मिक अकाउंट कहाँ से सेटल करने वाला है। नाइन्थ हाउस, लॉर्ड और सन हमें कॉज बताते हैं, और पीड़ित होने वाला भाव या भावेश हमें इफेक्ट बताता है। हमारा जो कॉज है वो नाइन्थ से निकलता है, इसको हम आगे समझेंगे। फिर आगे आर्ग्यू करने वाले ये भी बोलते हैं कि अगर किसी फैमिली में 3 बच्चे हैं और उनमें से 2 वेल सेटल्ड हैं और एक है जिसकी शादी नहीं हो रही है, या उसको पितृदोष की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जब पूरे लीनिएज की बात हो रही है तो सिर्फ एक चाइल्ड सफ़र कर रहा है? देखिए, अगर बर्डन हैवी होता है तो आप देखेंगे कि उनकी पूरी पूरी लीनिएज पर इम्पैक्ट करता है। पर अगर आपका ये इंडिविजुअल कर्मा है और नाइन्थ हाउस के थ्रू आपको सफरिंग मिल रही है, तो उसको लीनिएज के साथ कनेक्ट किया जाता है और कोई एक बच्चा उस बर्डन को उठाता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस कर्मा यू हैव डन, या प्रेजेंट में कोई बात कैरी फॉरवर्ड की जा रही है। चलिए समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली इन सब बातों को कैसे देखा जाता है, ताकि आगे से आपको कोई पंडित जी डरा के पूजा नहीं करवाएं कि आपके पितृदोष है। चलिए पितृदोष को समझते हैं।
दोष ना ही सिर्फ पितृदोष होते हैं, दोष की कैटेगरी बहुत लंबी है। उसमें सर्प दोष, पितृदोष, मातृदोष, गुरु श्राप, प्रेत दोष, अभिचार दोष, दृष्टि दोष, ब्राह्मण दोष, वाक दोष, बहुत तरह के दोष होते हैं। तो इसका सिंपल मतलब है, आप इसी कॉन्सेप्ट को समझ के कंसर्न्ड हाउस को इन्वॉल्व करके बता सकते हैं कि कॉज क्या बन रहा है दोष का। ऐसा माना जाता है हम खुद से अपने लीनिएज, अपनी पेरेंट्स चुनते हैं एज पर अ कर्मा। ऐसी फैमिली में जन्म लेते हैं जहाँ पे हम अपने कार्मिक अकाउंट क्लोज कर सकें या अपने अच्छे या बुरे कर्मों को भुगत सकें। अब मैं जब अच्छे और बुरे बोल रही हूँ, तो जो पितरों के द्वारा दोष दिया जाता है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में आते हैं, पर पितर हमें ब्लेस भी करते हैं। जब नाइन्थ हाउस लॉर्ड या सिग्निफिकेटर सन एक अच्छी कॉम्बिनेशन में आपको ब्लेस करते हैं, तो वो एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग की तरह लेना चाहिए। हमें सिर्फ दोष तक नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पर अगर कार्मिक अकाउंट की बात हो रही है तो अकाउंट्स पॉजिटिव भी होते हैं। तो आप किसी भी लीनिएज में, ऐसी लीनिएज में जहाँ बॉन्डेज है, जहाँ रुकावट है बड़ों की, क्यों पैदा होंगे? कैसे कर्म हो सकते हैं आपके जिसमें आपने नेग्लेक्ट किया है बड़ों को, डिसरिगार्ड किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, ट्रेडिशंस को, कल्चर को फॉलो नहीं किया है? इन सब बातों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लास्ट राइट्स परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, एंसेस्टर्स की कोई अनफुलफिल्ड डिज़ायर है जिस वजह से वो जनरेशन में पास ऑन हो रही है और रिजॉल्व नहीं हो पाने के कारण एक लूप क्रिएट हो रही है कर्मास की, या एक कार्मिक बर्डन है, एक हैवी कार्मिक बर्डन है एंसेस्टर्स का, जिसमें कुछ ज़्यादा गलत बातें हुई हैं जिसका भुगतान जनरेशन्स कर रही हैं। अब प्रैक्टिकली कैसे देखा जाएगा किसी की लाइफ में विदाउट सीइंग देयर चार्ट कि इनको पितृ दोष जैसी या कोई भी बड़े दोष जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें बच्चे नहीं होना, कंसीव करने में डिफ़िकल्टी होना, मिसकैरेजेस होना या गर्ल चाइल्ड ही होना, या फैमिली लीनिएज में इशू होना, जैसे कि रिपीटेड डाइवोर्स होना, ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, शादी नहीं हो, मोस्टली घर के बच्चों की शादी नहीं हो रही है। डिस्पाइट ऑफ डूइंग ऑल द हार्ड वर्क, काम नहीं बनना, या एंसेस्ट्रल अनरेस्ट, जैसे कि आपके सपनों में पूर्वजों का आना, आपको हर टाइम फील होना कि मेरे साथ कोई है, मुझे कोई देख रहा है। ये भी एक एंसेस्ट्रल बॉन्डेज की तरह कंसिडर किया जाता है। अब हमारा ट्रेडिशनल बिलीफ क्या है? ट्रेडिशनल बिलीफ यही है कि जब नाइन्थ हाउस लॉर्ड या सिग्निफिकेटर सन पर, या फिफ्थ हाउस लॉर्ड या सिग्निफिकेटर जुपिटर, जुपिटर को भी हम पकड़ेंगे, इन सब पर, इसी ट्राइन पर, जो हमारा धर्म ट्राइन है, उसमें राहु, केतु, मंगल, शनि जैसे प्लैनेट्स की अफ्लिक्शन हो या उनकी प्लेसमेंट हो, फॉरगेट अफ्लिक्शन हो, उनकी प्लेसमेंट हो, तो आपको पितृदोष है। पर आपने ये भी देखा होगा कि जब राहु फिफ्थ में या नाइन्थ में होते हैं तो उनके एक नहीं बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि राहु एम्पलीफाई करते हैं। फिर केतु अगर बैठे हैं तो वो ज़्यादा मेल इश्यूज देते हैं, उनके बहुत सारे मेल किड्स होते हैं, या सिर्फ सर्जरी तक प्रॉब्लम आती है। शनि इधर बैठे हैं तो उनकी बहुत सिक्योर्ड और लंबी लीनेज होती है। तो ये तो बिल्कुल ही जो ट्रेडिशनल बिलीफ है उसके अगेंस्ट जा रहा है। चलिए इसको डिकोड करते हैं आगे कि इसको कैसे प्रिसाइजली देखना चाहिए। तो सबसे पहले देखा क्या जाता है, आपके दिमाग में सबसे पहले हमारा धर्म त्रिकोण आना चाहिए। धर्म त्रिकोण का मतलब सूर्य प्राइम फैक्टर है हमारा, फिर आता है नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड, जो नेचुरली हमारे धर्म को, हमारी ड्यूटी को दिखाता है। जुपिटर बच्चे का सिग्निफिकेटर है, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड। मंगल जो कि देह कारक है, कालपुरुष की कुंडली में लग्नेश है, और फर्स्ट हाउस और फर्स्ट लॉर्ड। पहला ध्यान आपका इस ट्राइन में जाना चाहिए। ये ट्राइन जितना ज़्यादा पीड़ित होगा, इनके स्वामी जितने ज़्यादा पीड़ित होंगे। अब पीड़ित की डेफिनेशन क्या होती है? नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट, 6, 8, 12 के स्वामी, हमारा बेस वही रह रहा है पीड़ित होने का। ये सबसे आप पीड़ित हो रहे हो, कमज़ोर हो रहे हो, तो ये फैक्टर है जो हमें कंसिडर करना चाहिए। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, या मैं बोलूँगी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है टेंथ हाउस, टेंथ लॉर्ड। वो क्यों? देखिए, टेंथ हाउस नाइन्थ से सेकंड बनता है,
मतलब कि वो फादर की लीनिएज का काम करता है, फादर की फैमिली का काम करता है, जो हमारा कर्म हाउस बनता है। वो एग्जैक्टली बताता है कि हमारा कौन सा कर्म है जो फादर की फैमिली के थ्रू रिजॉल्व नहीं हुआ है। इसलिए अफ्लिक्शन ऑफ 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड, या इनके कनेक्शन, 10th का कनेक्शन हमारे वाइटल हाउसेस जो कि 159 है, ये एक तरह का कार्मिक बॉन्डेज दिखाता है। उसमें शनि को भी इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि वो काल पुरुष की कुंडली के 10th लॉर्ड है। अब कॉज एंड इफेक्ट, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि 9th हाउस और लॉर्ड की अफ्लिक्शन हमें कॉज ऑफ द कर्स बताती है, वहीं इनकी अफ्लिक्शन कौन से हाउस के थ्रू या वाया कौन सा हाउस हो रही है वो हमें बताती है कि इफेक्ट कहाँ पर आ रहा है। जैसे आज हम 5th की बात करने वाले हैं, तो किसी के अगर लीनिएज नहीं हो रही है तो वो 5th के थ्रू प्रॉब्लम नजर आ रहा है। किसी के रिपीटेड डाइवोर्सेस हो रहे हैं, घर में शादियां नहीं हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट 7th के थ्रू नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रबल आ रही है तो सेकंड के थ्रू इसका इम्पैक्ट नजर में आएगा, और सेकंड बाय इटसेल्फ नेटिव की खुद की फैमिली दिखा रही है। अब सिंपल है, हमें करना क्या है, हमारे जो कंसर्न्ड हाउसेस हैं इनकी कनेक्शन वीकनेस और अफ्लिक्शन के थ्रू हमें देखनी है। मैं आगे आपको समझाऊंगी कि इसको कैसे प्रैक्टिकली चार्ट्स पर लगाना है। फर्स्ट हाउस या फर्स्ट लॉर्ड जाके 5th में पीड़ित हो, फर्स्ट में आके पीड़ित हो जाए, इसमें 9th भी इन्वॉल्व हो जाए किसी तरह से, 9th नहीं भी इन्वॉल्व हो रहा है तो आप ये मानिए कि फर्स्ट लॉर्ड 5th में जाके पीड़ित हो रहा है, तो यू आर कंसर्न बिकॉज ऑफ योर 5th हाउस मैटर्स ओनली। और वहीं पर अगर 10th हाउस या 10th लॉर्ड की एसोसिएशन हो रही है, जैसे मान लीजिए कि 5th लॉर्ड 10th में जाके अफ्लिक्ट हो रहा है, तो ये एक तरह का बॉन्डेज, एक तरह का कर्स बिकॉज ऑफ एंसेस्टर्स, बिकॉज ऑफ पेंडिंग कर्मा दैट यू हैव नॉट डन बिकॉज ऑफ फादर्स फैमिली शो करता है। इसमें जितनी और फैक्टर्स जुड़ते जाएंगे उतना ज़्यादा ये अनरिजॉल्व पैटर्न दिखाएगा, जिसकी रेमेडी करना भी मुश्किल होता है। जैसे अगर ऐसा कुछ थीम बन रही है और साथ में जुपिटर या सन भी बैड हाउसेस में अफ्लिक्टेड है, तो वो आग में घी का काम करेगा। ये चार्ट देखिए, अगर मैं बोलती हूँ कि टॉरस राइजिंग है और मेरा लग्नेश पंचम भाव में नीच का है, वो केतु के राहु केतु एक्सेस में है, जहां पर मेरा 10th लॉर्ड सैटर्न भी आके प्लेस्ड है जो कि मेरा 9th लॉर्ड है, और वो मंगल से दृष्ट हो जाते हैं जो कि कुंडली के 12th लॉर्ड है। यहाँ पर ये अफ्लिक्शन कंफर्म करती है, एक बॉन्डेज का काम करेगी, दैट यू आर वीकेंड बिकॉज ऑफ योर 5th हाउस मैटर्स, एंड जिसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी हो रही है, 10th हाउस या और 9th हाउस 9th लॉर्ड की, वहीं पर वो वीक हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम जुपिटर और सन को भी पीड़ित देखते हैं, तो अब ये मैटर ऑफ कंसर्न होगा। वीकनेस के साथ साथ अफ्लिक्शन, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो इन्हीं हाउसेस की अगर अफ्लिक्शन हो रही है, जैसे 1st या 5th लॉर्ड पीड़ित है, लगन में शनि है, पंचम में मंगल है, और उसके साथ साथ जुपिटर है या सूर्य है जो 8th हाउस में राहु से अफ्लिक्टेड है। दुष्टाना हाउसेस में ये पीड़ित हैं जब हमारा लगन और पंचम भी पीड़ित है। मैं अभी तक ज़्यादा इम्पोर्टेंस 10th को दे रही हूँ, हम आगे 9th की भी बात करेंगे, बट आई बिलीव 9th से ज़्यादा 10th इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे कर्म को दिखाता है। पहले हमने 1st और 5th की कनेक्शन की बात की थी, जहां पर 10th लॉर्ड आके उनको वीक कर रहे थे या खुद आके वीक हो रहे थे। इसी तरह से इनका इंटरकनेक्शन, जब हमारा लगन लगन लॉर्ड वीक है, कोई भी बैड योगा हो, आपको लगन लगन लॉर्ड की वीकनेस ये बताती है, वो बैड योगा कंफर्म होगा क्योंकि उसको नलिफाई करने के लिए नेटिव में खुद से जान नहीं है। तो हमने देखा कि लगन लगन लॉर्ड वीक है। उसके बाद इंटरकनेक्शन बन रहा है 5th 10th और 8th के बीच में। जैसे मान लीजिए कि 10th लॉर्ड 8th में जा रहे हैं और 8th लॉर्ड 5th में जा रहे हैं, तो ये इंटरकनेक्शन भी एक तरह की बॉन्डेज क्रिएट कर देता है, स्पेशली व्हेन लगन एंड लगन लॉर्ड इज वीक। 8th के साथ साथ हम 6th हाउस को भी ले सकते हैं क्योंकि 6th भी हमारे प्रारब्ध की बात करता है। ऐसा हो सकता है कि 10th लॉर्ड 6th में गए हैं और 6th लॉर्ड 5th में है, या 5th लॉर्ड 6th में गए हैं और 6th लॉर्ड 10th में है और लगन लॉर्ड वीक है, और साथ में सूर्य बृहस्पति जैसे प्लैनेट भी राहु केतु एक्सेस में आ गए। अब ये एक लूप क्रिएट करता है।
ये चार्ट देखिए, इसमें चंद्रमा छठे भाव में गए हैं जो हमारे 10th लॉर्ड हैं। बृहस्पति जो कि 6th लॉर्ड हैं और डिस्पोजिटर ऑफ 10th लॉर्ड हैं, वो 5th हाउस में आ गए हैं। और 5th लॉर्ड खुद से नीच के होके राहु केतु एक्सिस में है। तो एक ये परफेक्ट एग्जाम्पल है जहाँ पर दोष काम करेगा, जहाँ शादी करने में भी और आगे जनरेशन को बढ़ाने में भी दिक्कत आएगी। जिस तरह से हमने 10th की इन्वॉल्वमेंट इन हाउसेस के साथ ली थी, कीपिंग इन कंसिडरेशन 5th हाउस, उसी तरह से हम 9th की इन्वॉल्वमेंट भी इन हाउसेस के साथ लेंगे, जिसमें 9th, 8th, 6th और 5th का कनेक्शन हो रहा है। पहले हम 9th को 8th से जोड़ेंगे, 8th को 5th से, या 9th को 6th से और 5th से। इन हाउसेस का कनेक्शन होना, नेचुरल फंक्शनल मेलेफिक का कनेक्शन होना और आगे इनका पीड़ित डिविजनल चार्ट्स में भी होना, वो हमारी बात को कंफर्म करेगा। जैसे कि हमारे जितने भी सिग्निफिकेटर्स हैं, चाहे वो 5th हाउस है, 5th लॉर्ड है, सन है, 9th हाउस है, 9th लॉर्ड है, सन है, जुपिटर है, इनकी प्रेजेंस D1 और D9 में, सूर्य की राशि सूर्य के नवांश में, शनि की राशि शनि के नवांश में हो, तो वो प्रॉब्लम को कंफर्म करती है। 5th हाउस 5th लॉर्ड 5th राशि में ही, कालपुरुष की 5th राशि में बैठ के ही पीड़ित हो रहा है, D9 में भी वहीं गया है, तो वो लीनिएज की सफरिंग की बात कर रही है वाया किड्स। वहीं 9th में 9th हाउस 9th लॉर्ड शनि की राशि में बैठ के अफ्लिक्शन में जा रहे हैं, स्पेशली कालपुरुष की कुंडली 10th हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शनि की राशि की जब हम बात करते हैं, आप एक्वेरियस भी लेंगे और उनकी कंटिन्यूएशन D9 में होती है। हमारा 5th या 9th लॉर्ड D1 में शनि की राशि में है और वो D9 में भी शनि की राशि में ही जाके पीड़ित होते हैं। तो शनि की राशि और सूर्य की राशि एक बेस बनती है अफ्लिक्शन का। क्यों? क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली की पंचम की राशि है और दशम की राशि है। वहीं आप ऐड ऑन करेंगे फैक्टर्स, जहां जुपिटर वीक हो जाता है सूर्य की राशि में या शनि की राशि में, सूर्य वीक हो जाते हैं इनकी राशियों में इन D9, तो ये कंफर्म्ड और कंटिन्यूस प्रॉब्लम की बात करती है। इसके साथ साथ कॉमन सेंस की बातें, जैसे कि गंडांत नक्षत्र हैं, विषकटी है, पर्टिकुलर डिग्रीज हैं जो अच्छी नहीं मानी जाती हैं, पर्टिकुलर हाउसेस में ये फ्रिक्शन हो रही है, तो वो बात को कंफर्म करती है कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा ट्रबलसम है और इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। ये चार्ट देखिए, ये एक मेल का चार्ट है जिनको चाइल्ड बर्थ कभी हुआ ही नहीं। अगर हम लगन लॉर्ड की बात करें, लगन लॉर्ड मैंने बोला था, किसी भी मेलेफिक इवेंट को मैनिफेस्ट होने के लिए लगन लॉर्ड की वीकनेस बहुत ज़रूरी है। लगन लॉर्ड 6th हाउस में गए हैं, मित्र राशि के हैं, पर वहाँ पर सूर्य और बुध के साथ हैं। सूर्य और बुध जो कि 6th और 8th लॉर्ड है, ये लगन लॉर्ड को बहुत कमज़ोर कर देते हैं। उसके बाद जो 10th लॉर्ड है, जो कि 5th लॉर्ड भी बाय इटसेल्फ हैं, वो पंचम में बैठ के ही राहु केतु एक्सिस में आ गए हैं। अगर हम मरकरी की बात करें तो वो ना ही सिर्फ 6th लॉर्ड है, वो 9th लॉर्ड भी हैं जो 5th लॉर्ड के साथ 6 में प्लेस्ड हैं और कमज़ोर हैं। मेरे दोनों जलीय ग्रह राहु और चंद्रमा वो भी अफ्लिक्शन में आ गए हैं। फिर अगर मैं यही सारे कॉम्बिनेशंस को D9 में देखने की कोशिश करती हूँ, जो मैंने शनि की राशियों की बात की थी, उसमें हमारा मरकरी और सूर्य, फादर का सिग्निफिकेटर और फादर के घर का स्वामी, दोनों शनि की राशि में बैठ के पीड़ित हैं और शनि भी वहाँ खुद से इन्वॉल्व है। इनका कहना था कि जुपिटर जो कि मेरी 2nd हाउस में प्लेस्ड हैं और वो शनि को, मरकरी को देख रहे हैं, जो कि मेरे लगन लॉर्ड है शनि, मरकरी जो कि मेरे 9th लॉर्ड है। तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि मेरा चाइल्ड बर्थ होगा, जुपिटर की एस्पेक्ट मुझे प्रोटेक्ट करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जुपिटर यहाँ बहुत सारी प्रोटेक्शन इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि वो खुद से 3rd और 12th लॉर्ड हैं। लॉर्डशिप मैटर्स इन स्पाइट ऑफ मी सेइंग कि जुपिटर एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। ये चार्ट देखिए, इसमें जुपिटर लगन में ही है। जुपिटर की प्लेसमेंट लगन में हमेशा अच्छी मानी जाती है और वो उच्च के भी हैं, पर फिर भी एक लेडी का चार्ट है, ये अभी कंसीव नहीं कर पाई। लगन लॉर्ड की स्ट्रेंथ देखें तो लगन लॉर्ड 12th में है। लगन लॉर्ड का 12th में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, प्रोवाइडेड वो मित्र राशि के हैं, वो स्ट्रॉन्ग है, फिर भी लगन लॉर्ड का 12th में जाना वो उनकी एक तरह की वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है।
अगर हम फिफ्थ लॉर्ड की बात करें, तो फिफ्थ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड दोनों ही अष्टम से कनेक्टेड हैं, और वहाँ पर वो राहु केतु एक्सिस में है, जहाँ पर शनि भी इन्वॉल्व है, जो इस कुंडली के अच्छे प्लैनेट नहीं है। इसका मतलब है फिफ्थ और टेंथ, मंगल, बेसिकली मंगल की वीकनेस अष्टम में, साथ में सिग्निफिकेटर सूर्य भी जो सेकंड लॉर्ड है कुंडली का, उनका राहु केतु एक्सिस में वक्री शनि के साथ प्लेसमेंट जो हुई है, वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। आगे अगर हम देखें तो बृहस्पति, जो कि D1 में बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, वो D9 में जाके, हालाँकि मित्र राशि में के पर सूर्य की राशि में, मैंने आपको बोला था कि अगर अफ़्लिक्शन कालपुरुष की लियो राशि या शनि की राशि में होती है, तो वो ज़्यादा बुरी मानी जाती है। वहीं वो शनि से पीड़ित हो रहे हैं, जो लीनिएज में या कंटिन्यूटी ऑफ योर चाइल्ड, योर हैप्पीनेस में प्रॉब्लम दिखाते हैं। इनका D9 की बात करें तो इनका फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड है, जो शादी की हैप्पीनेस को रिड्यूस करता है। सप्तम में दो स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। शादी भी कोई बहुत जल्दी नहीं हुई थी तो कंटिन्यूस एफर्ट्स के बाद भी चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाया था। एक लेडी के केस में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो प्रेग्नेंट होके प्रेगनेंसी को कितने अच्छे से होल्ड ऑन कर पाती है 9 मंथ्स पर। बट जब हम कंटिन्यूज ऑफ लीनिएज की बात करते हैं, वहाँ हस्बैंड का चार्ट, और सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, वहाँ हस्बैंड का चार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे केसेस में लेडी के साथ साथ हस्बैंड का चार्ट भी इक्वली अफ्लिक्टेड होता है, टू से कि हाँ, प्रॉब्लम आ रही है और ये एक मेजर प्रॉब्लम है। अब पितृदोष जैसा हैवी वर्ड अगर हम नहीं भी यूज़ करते हैं, सिर्फ एंसेस्ट्री का एक कार्मिक बॉन्डेज है, वो हम नाइन्थ के थ्रू देख रहे थे। आप किसी भी तरह की दोष की इन्वॉल्वमेंट या अनक्लोज्ड अकाउंट का पैटर्न चेक करना, किसी भी हाउस के थ्रू आप इन कनेक्शंस के साथ देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू सो मच।